अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। ईद का दूसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, बड़ी ईद और बड़ी खुशियाँ। तो ये खुशियाँ जो है ना, वो बड़ी प्यारी चीज़ होता है। ख़ास तौर पर पूरे साल में जब हम परेशान रहते हैं, कभी किसी चीज़ की परेशानी, कभी किसी चीज़ की महंगाई की परेशानी, कारोबार की परेशानी, रोज़गार की परेशानी, लेकिन ईद अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है कि इस दिन जो है वो आपको ख़ुद भी खुश रहना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखना है। और बड़ी ईद पे तो ये आपके पास बड़ा सुनहरा मौका होता है। बजाय इसके कि आप अपने डीप फ्रीज़र्स भर लें, फ्रिज के फ्रीज़र्स भर लें, आप लोगों को खुश करें। उन लोगों को जो सारा साल शायद इस नेमत से महरूम रहते हैं, उनके लिए बच्चों की दवाई लेना, बच्चों को स्कूल भेजना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि वो मटन खा लें, बीफ खा लें। तो ये ईद, इसका हुस्न ही ये है कि हम मिल बांट कर ना सिर्फ खुद अपना पेट भरें, बल्कि अपने इर्द गिर्द के ऐसे तमाम लोग, सफ़ेद पोश लोग जो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं, उनमें अपना हिस्सा डाल सकें। तो ये मेरी छोटी सी एक एडवाइस है आपके लिए। और फिर जब हम खाने पीने की बात करते हैं, या आप खुद खा रहे हो, किसी को खिला रहे हो, किसी के घर दे रहे हो, भेज रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उसमें एहतियात का एलिमेंट जो है वो लाजमी होना चाहिए। और जब हम खाना पीना, और चाहे बाहर खाबे खा रहे हो या किसी तरह से भी खा रहे हो, तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको मैंने अपनी प्रैक्टिस बना ली है पिछले कुछ अरसे से, कि मैं उनके सोशल मीडिया पेजेस पर या डिफरेंट जगहों पर चेक करके जाती हूँ कि कहीं किसी जगह, किसी रेस्टोरेंट में, किसी जगह पर कोई ख़राबी तो नहीं चल रही, और अगर चल रही है तो आई शुड अवॉइड दैट प्लेस। ये अवेयरनेस हमें दी पंजाब फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट ने। वो चाहे खाने पीने के हवाले से हो, एक्सपायर्ड चीज़ों के हवाले से हो, वो दूध की क्वालिटी के हवाले से हो, वो किसी भी ऐसी चीज़ से रिलेटेड हो, वो मसालों में दो नंबरी करने के हवाले से हो, वो बरादे को रंग करके पत्ती बनाने के हवाले से हो, इन्होंने हर जगह ना सिर्फ अपना रोल प्ले किया, लाहौरियों को अवेयरनेस दी, और हमें अच्छा खाना जो है वो खिलाने की, खाने की जो है वो तौफीक भी दी और हदायत भी दी। तो ऐसे में हम ईद पर जो है वो उनको खुशामदीद कहेंगे। अपने सेट पर हमारे साथ डीजी फूड अथॉरिटी मौजूद है, मोहम्मद आसिम जावेद, जिन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको, बहुत ही मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जब मैं अच्छा खाना, साफ़ सुथरा खाना, एक्सपर्ट तरीके से खाना और हेल्दी खाना, इन तमाम चीज़ों का जिक्र करती हूँ, तो एक और नाम जो हमारे साथ हमेशा से सोशल मीडिया पर, डिफरेंट चैनल के प्लेटफॉर्म्स पर, कभी एज अ गेस्ट, कभी एज अ होस्ट हमें नज़र आ रहे होते हैं, एंकर हैं, लेकिन मैं समझती हूँ वो इससे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं हमारी सेहत का ख्याल रखने में। मुझे पर्सनली भी कोई टिप चाहिए होती है ना, तो मैं या तो उनका कोई क्लिप निकाल लेती हूँ, या मेरी जब उनसे मुलाकात होती है तो सवालों का जो एक बंडल होता है ना, वो मैं इनसे ब्रेक में पूछ लेती हूँ। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी लाइव पूछूँ, ताकि मेरे जो सवाल हैं उनका जवाब वो अपनी फूड एक्सपर्ट, जो उनका पूरा एक प्रोफाइल है ना, उसमें जो फूड एक्सपर्ट है, मुझे लगता है टॉप पर आना चाहिए। उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा हम उठाएंगे। छोटी छोटी टिप्स जो हैं, गोश्त को महफूज कैसे करना है, गोश्त की लाइफ क्या होती है, किस तरह से पकाना है, क्या इन्फॉर्मेशन है उनके पास, कैसे किस गोश्त के हिस्से को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम ओपिनियन आज मैं उनसे लूँगी और आपको जो है आप तक बराह रास्त आपके कैमरा के थ्रू पहुँचेंगे। हमारे साथ मोहसिन भट्टी साहब मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप इतने अमेजिंग हैं कि आपकी गुफ्तगू सुन के, जी साहब आपने देखा ही होगा जिस तरह से इनके पास टिप्स एंड प्रो किस्म के ये फूड एक्सपर्ट हैं, तो बड़ा मज़ा आता है हम लाहौरियों को अच्छा खाना खाने। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे पाकिस्तान हमारे पे बड़ा टैग लगाता है। हाँ। वो जब हुआ था ना पिछले दिनों, हाँ, पिछले कुछ अर्सा पहले, कि गधे का गोश्त और पता नहीं कुत्ते का गोश्त और क्या क्या, थैंक्स टू दीज पीपल, जिसकी वजह से अब सब कुछ जो है वो राह रास्त पर है, और पता नहीं उसमें सदाकत थी या नहीं थी, लेकिन अब हमें श्योरिटी है कि आप लोग हमारा ख्याल रखें। अल्लाह के फजल से आपको पूरे पंजाब में कहीं पर भी ना कुत्ते का गोश्त मिलेगा, ना गधे का गोश्त मिलेगा। ये कहानियाँ ही बनी हुई हैं, हमें बदनाम किया हुआ है। काबू इतना पा लिया हुआ है, कानून साजी इतनी सख्त कर दी है, जबरदस्त। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होके खा सकते हैं। बेफिक्र होके खा सकते हैं। आपने कह दिया, आप सर्टिफिकेट मिल गया। डीजी साहब, आपकी तरफ में आऊँगी। ईद कैसी गुजरी आपकी? पहला दिन, दूसरा भी ऑलमोस्ट आधा गुजर गया। मैडम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद कुर्बान इस ईद का नाम है। खुशी भी है और कुर्बानी भी है, कि आपने खुशी को सेलिब्रेट करना है, और अब जो कुर्बानी है वो बेसिकली ये है कि आप शेयर करें। आपका दिल कर रहा है कि मैं ज़्यादा खाऊं, लेकिन फ़लसफ़ा ये है, या जो लेसन है वो ये है कि आप गरीबों के साथ अपनी खुशी को भी शेयर करें, और जो आपके पास
अल्लाह ने रिज़्क दिया है, बेशक वो गोश्त की सूरत में है, बेशक वो किसी और सूरत में है, किसी और ईटेबल्स की सूरत में है, मिठाइयों की सूरत में है, तो आप उसको उस लोगों के साथ शेयर करें। तो ईद का दिन अदरवाइज़ भी जो है वो एक खुशी का दिन होता है, और उसमें जो है ना दोस्तों से भी मिलना, फैमिली मेम्बर से मिलना हुआ, और पहले दिन ही हमने जो है ना वो कुर्बानी की। खुद कराई है किसी ने? हमारे पास जो है वो घर में ऐसा होता है कि हमारे के साथ तकरीबन 30-35 साल से वही एक शख्स है जो कि आके कुर्बानी करते हैं। तो खानदानी कसाब वो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। हमें तो मौसमी भी मिल जाते हैं। तो वो खानदानी कसाब ही हैं जो आके जो है ना तकरीबन 1 बजे के करीब वो आ जाते हैं, 1-2 पहले कुर्बानी करते हैं, तीसरे के नंबर पे हमारे पास आते हैं। तो वो जो है फिर गोश्त की तकसीम मेरे वालिद साहब का हम बचपन से हमने देखा है। जो इस्लामी तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने 3 उसकी डेरियाँ करनी होती हैं गोश्त की, उसको मिक्स करके 3 डेरियाँ, एक अपने लिए, एक अपने अजीज़ो अकारब के लिए, और एक डेरी जो है वो गुरबा और मसाकीन के लिए। तो इसी तरह से करते हैं, उसको खुद तकसीम करवा के, और उसके बाद फिर अपना जो है वो जो उसकी कुकिंग वगैरह होती है वो की जाती है। और सेकेंड डे भी आज इसी तरह से जो है ना, क्योंकि उसमें रात को बिरयानी, आपको पता है मटन की बिरयानी के अपना वो एक मज़ा होता है, और सुबह भी जो है ना वो नाश्ते में हमने कलेजी जो है ना वो ली। तो ये ईद की अपनी खुशी है। और मैं ये समझता हूँ कि मैडम असल खुशी जो है ना, आप अपनी चीज़ों को जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं उसको जब शेयर करते हो तो आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही फील होता है। सेटिस्फेक्शन होती है सर, वो जो इत्मीनान है ना वो आपको बड़ा ही मज़ेदार लगता है। और ये जो 3 ढेरियों वाला कॉन्सेप्ट आपने बताया, ये इसमें इस्लाम क्लियरली आपको डिफ़ाइन करता है कि ये इसके लिए, ये इसके लिए। लेकिन अगर आप अपने हिस्से को भी बांटना चाहेंगे तो वो ज़्यादा अफजल हो जाता है, वो ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लगती है कि आप खुद अपने लिए सिर्फ अपने मुनासिब मकदार में रखें और बाकी बांट दें। लेकिन मोहसिन साहब, आपको पता है हम लाहौरी जो है ना, बहुत से लोग सुन रहे हैं मुझे कि मैं बुराई करने लगी हूँ, हम जो है ना सर्दियों के बंद किए हुए फ्रीज़र ईद के पास ऑन कर लेते हैं कि हमने ढेर सारे शॉपर जो है ना उसमें फ्रीज़ कर देने हैं। करना चाहिए जो आपका अपना हिस्सा है, उसका थोड़ा सा तरीका बताएं कि क्या होगा। देखिए, हम थोड़ा सा इससे पहले पीछे आ जाते हैं। अच्छा, ईद वाले दिन की रूटीन क्या होती है? ईद वाले दिन की रूटीन जो होती है, हमारे व्यूअर्स जानते हैं, कल जिस तरह की ईद गुजारी है या जिस तरह जिन्होंने आज कुर्बानी की है, क्या करते हैं? सुबह नाश्ता नहीं करते कि कुर्बानी होगी, उसका गोश्त आएगा, कलेजी पकेगी, वो खाएंगे। अब भूख शदीद लगी हुई है और उधर से कसाब लेट कर रहा है, हम उसको बकरे में से जो उसका खून है वो प्रॉपर्ली ड्रेन आउट ही नहीं होने देते। आप कई बार देखें कि वो जो बोटियां होंगी जो अपने थाल में रखी हुई हैं वो फड़फड़ा रही होंगी, अभी उसमें से पूरी तरह जान ही नहीं निकली, अभी खून ही नहीं प्रॉपर्ली ड्रेन हुआ हुआ। और ये जो मौसमी कसाब है ये क्या गलती करता है, ये जो उसके गले में जो 4 रगें हैं वो सारी काट देता है। अच्छा, अब जब सारी काट जाएंगी, एक उसमें से कॉर्ड है जो दिमाग को हराम मगज के साथ कनेक्ट करती है। अब वो अगर कट जाए तो दिमाग का पूरे जिस्म से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। अब जब वो मुनक़ता हो गया, उसके बाद जिस्म ने फड़फड़ाना नहीं है, जब वो फड़फड़ाएगा नहीं तो खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट नहीं होगा। फिर उसके बाद कसाब ने चूंकि आगे भी बुकिंग पकड़ी हुई है, वो जल्दी जल्दी उसे करेगा और करके आपके हवाले करके आगे चला जाएगा। ये तो बातें हमें जो है ना लाहौरियों को ईद से पहले करनी चाहिए थी। हाँ। लेकिन आई एम श्योर आपकी ऐसी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं और जिन्होंने कल कुर्बानी करनी है उनका ये फायदा हो जाएगा, और अगली ईद पे आपके ये काम आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, वो जो उल्टा लटका देते हैं जी, उसको कम से कम 1.5-2 घंटे लटका रहना चाहिए जी। ठीक, उसको इतनी देर ताकि उसमें प्रॉपर्ली खून ड्रेन आउट हो। आप देखें कि आप बाजार से जो आम तौर पे मटन लेते हैं उसमें आपको एक जो इसकी मखसूस एक स्मेल होती है, क्या वो आती है? कुर्बानी वाले गोश्त की एक मखसूस स्मेल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह खून है। हाँ। और इस वाले खून आलूद गोश्त को जब आप फ्रीज करेंगे तो इसकी लाइफ वो नहीं है जो दूसरे गोश्त की है। अच्छा, फिर इसमें एक और जो इसमें जो इशू आ जाता है, आजकल टेम्परेचर क्या है?
40, 45, 46, अब ये टेम्परेचर है। अब इसमें हमारा गोश्त अगर बाहर ज्यादा देर आपने रख छोड़ा है तो भी खराब होएगा। बिल्कुल। अब उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो गई, कई घंटे वो बाहर पड़ा रहा, आपने बांटा नहीं है, या वो पड़ा रहा, ऊपर मक्खियां भी बैठ रही हैं, खून भी उसके अंदर है, और उस गोश्त को जब आप पैकेट बना के रखेंगे तो वो जो है गोश्त वो फिर आपका उस तरीके से नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मोहसिन साहब, ये जो पैकेट बना के रखने वाली आपने बात की है ना, इसकी भी थोड़ी सी टिप्स बताइएगा कि अगर आपने बाकी चीज़ों का ख्याल रख लिया तो पैकेट बना के आपने रखना है तो कैसे रखना है, धो के रखना है। कुछ लोगों की हर एक की अपनी एक तरकीब होती है, तो आपके पास उसकी क्या तरकीब है उस पर भी हम बात करेंगे, और फिर हम डीजी फूड से भी मजीद कॉन्वर्सेशन और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अमूमन हम ईद के दूसरे दिन को ना ससुराल डे कहते हैं, या ख़वातीन जो हैं वो उसको मैका डे कहती हैं, क्योंकि ईद का दूसरा दिन जो है वो अम्मी के घर के लिए रखा होता है। कि आपको याद है छोटी ईद पे भी हम ये बात कर रहे थे, और बड़ी ईद पे तो दावत ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, मटन बीफ सारा कुछ। तो डीजी साहब, हाँ यौम मैका या यौम ससुराल डे है जी। डीजी साहब, आप का भी आज दिन ऐसा ही है, कोई यौम ससुराल डे मना रहे हैं? मैं जो है ना प्री ससुराल डे जो है ईद से एक दिन पहले सेलिब्रेट कर आया था। इनफैक्ट ऐसा है कि मैं सेकंड डे नॉर्मली तो हमारे एक रिवाज है कि जाया जाता है ससुराल की तरफ, तो मुझे कुछ मसरूफियात मतलब इस तरह की थी सरकारी तौर पे भी, कि आज शायद नहीं चक्कर लग सके, तो थर्ड डे को जो है ना मैंने उस तरह से प्लान किया हुआ है ताकि वो कंपनसेशन उस तरह से हो जाए। अच्छा, वैसे तो मसरूफियात की वजह से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है मैं ये एक मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक वर्क लाइफ का बैलेंस जो है वो आपको खुद क्रिएट करना होता है। ऐसा होता है कि जो आपकी अहम असाइनमेंट्स होती हैं वहाँ पे आपको ऑफिस को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हेल्थ को ख़राब करें या आपकी फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो। तो आपको उसके दरमियान में एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। फैमिली के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, आपको अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, अपनी सेहत के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी अपने काम के हवाले से वो अच्छी नहीं होगी। अगर घर पे सुकून नहीं है तो मेंटली यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू कैन नॉट गिव योर 100% ऑन जॉब। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। घर को में भी आपने उस सुकून को और अपने माइंड को बेहतर रखना है, और जब आप सुबह ऑफिस में आते हैं तो तब भी आपने एक प्रोडक्टिव जब आप माइंड की बात करते हैं तो उसके अंदर उसको प्रॉपर नींद भी आपने माइंड को देनी है, आपने उसको रेस्ट भी देना है, आपने उसको कामनेस भी करनी है उसकी, ठीक है, कि वो कूल हो के आप सोचेंगे तो आपके डिसीजंस जो है ना वो ज्यादा अच्छे होंगे और फिर आपका काम बेहतर पॉलिश जो है वो नजर भी आएगा। मोहसिन भट्टी साहब, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप हंस रहे हैं, इसमें आप अपने घर और वर्क बैलेंस लाइफ इतना कुछ करते हैं, आप कैसे घर में टाइम देते हैं? मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि मेरी जो बेगम है उन्हें पता है मेरी मजबूरी का, वो मेरे साथ पूरा काम। मजबूरी का, शौक का या पैशन का? वो मेरे साथ है इसमें, वो मुझे रिसर्च भी करके देती है और मुझे बड़ी सपोर्ट करती है। ये बड़ी मैटर करती है चीज़। मतलब मैं आज घर से लड़के आई हूँ अगर, और मुझे घर वाले कह रहे हैं ईद के दूसरे दिन भी ईद पे जाओगी, तो मेरे यहाँ पे चेहरे पे नजर आएगा। मैं वो चाहकर भी लाइवलेस फील नहीं करूँगी। वो अलग बात है कि जब मैं जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं अच्छा शुक्र है 2-4 घंटे लगा के ही आना, मैं सुकून से आराम से जो है वो अपने काम कर सकूँ। तो ये बड़ी ब्लेस्ड फीलिंग होती है, और ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स होती हैं जिसे हमें ज़रूर काउंट करना चाहिए। तो थोड़ी सी ब्लेसिंग्स अपने इंस्ट्रक्शंस की ज़रा कंटिन्यू करें, और उस पर डीजी साहब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँगी एज डीजी फूड भी, कि कितनी लाइफ होती है गोश्त की, उसको रखने का तरीके का टिप्स अगर आप हमें बता सकें। देखिए, सबसे पहले तो अब जो भी गोश्त आपके पास आ गया बेहतर है, अगर तो जिन्होंने कुर्बानी करनी है वो आप एहतियात कर लें कि खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट हो जाए। आप देखें कि जब भी आपने गोश्त फ्रीज करना है तो आपने इसके अपने घर की रूटीन के हिसाब से अपने पोर्शन साइज बनाने हैं। आपकी छोटी फैमिली है तो छोटा पोर्शन बनाएं, बड़ी फैमिली है तो बड़ा पोर्शन बनाएं, और जो भी आपने पैकेट, सपोज आप 1 पाव का बनाया है, आधा किलो का बनाया है, तो जो पैकेट निकालना है वो पूरा कंज्यूम करना है।
ठीक है, ये नहीं करना कि उसमें से थोड़ा सा निकाल के उसको डीफ्रॉस्ट किया, उसके बाद उसको कंज्यूम कर लिया और बाकी को फिर फ्रीज कर लिया, ऐसे नहीं करना। दोबारा रीफ्रीज नहीं करना, रीफ्रीज नहीं करना। ठीक है, अगर उसको करना है तो फिर उसको हाफ डन करके फिर उसको रखें, ठीक है, ताकि उसमें उसका एक दफा टेम्परेचर ऊपर जाए, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो खत्म हो जाए। अच्छा, जबरदस्त। और दूसरा ये करना है कि पोर्शन साइज के हिसाब से करना है, फिर उसके ऊपर आपने डेट लिखनी है, और हमेशा जो पहले आपने फ्रीज करना है उसको पहले कंज्यूम करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। टाइम ड्यूरेशन कितना, मैक्सिमम कितना देर आप कंज्यूम आप इसको 1 साल भी रख सकते हैं आम गोश्त को, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपका टेम्परेचर ठीक हो। अगर आपकी लोड जी अगर लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है, अगर फ्रीजर का दरवाजा बार बार खुल रहा है, तो उसमें गोश्त जो है उसकी लाइफ कम हो जाएगी। बिल्कुल। उसमें अगर गोश्त एक दफा बिल्कुल नरम हो गया और दोबारा फिर फ्रीज हुआ है, तो इसका मतलब डीफ्रॉस्ट होके आपने दोबारा कर लिया। इसका मतलब फिर आप टैग कर दें कि वो एक्सपायर हो। जी, उसमें आप निशानी क्या करते हैं, वैसे तो टेम्परेचर -18 होना चाहिए फ्रीजर का, लेकिन आप हर किसी के पास तो थर्मामीटर नहीं है कि वो चेक कर सके, तो वो देखें कि गोश्त अगर पत्थर की तरह सख्त है, मुसलसल है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेफ है, चल रहा है, वो चल रहा है। और बीच में अगर आपने फ्रीजर ऑफ कर दिया या 2-4 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो गई, तो फिर वो खतरे में नहीं, उस दौरान फ्रीजर ना खोलें, उसकी ठंडक इतनी देर रह जाती है कि उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, उस बार बार ना खोलें उसको। और फिर सबसे अहम चीज, गोश्त को जब भी रखना है तो फ्रीजर के हमेशा नीचे वाले खाने में रखना है। उसमें शेल्फ बने हुए हैं, आपने ऊपर वाले खाने में गोश्त को नहीं कभी रखना। बिल्कुल ठीक। अगर टेम्परेचर उसमें बढ़ गया, उसमें से खून टपकेगा, नीचे आपके बर्फ के प्याले हैं, नीचे आपकी आइसक्रीम है, नीचे आपने कोई डेजर्ट रखी है, तो वो उसमें टपकेगा, वो सारे को आलूदा कर देगा, कंटेमिनेट कर देगा। बिल्कुल सही। और फिर ये है कि आपने अगर ज्यादा देर उसको रखना है तो वो लाइफ तो उसकी चल जाएगी अगर वो पत्थर भी हुआ है, लेकिन उसमें वो जायका नहीं रहेगा, वो जूसीनेस नहीं रहेगी, वो ड्राई हो जाएगा, भी नहीं रहती है। आपने 1 साल जो बता दिया, ये बहुत लंबा टाइम है। इसलिए कोशिश करें, और खास तौर पे जो कुर्बानी वाला गोश्त है, इसको तो 3 महीने से ज्यादा ना 3 महीने से ज्यादा नहीं, टाइमलाइन आ गई जी, 3 माह से ज्यादा आप कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल ना करें। उसके बाद जो है वो इतनी सारी शराइत हैं जिसको आप फॉलो नहीं कर सकेंगे, तो दैट मीन्स कि वो जो गोश्त है वो आपको हेल्दीनेस देने के बजाय कुछ ना कुछ खराबी करेगा। गड़ी साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें? मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि 3 माह तो बहुत बड़ा अरसा है। मैंने पहले जो कॉन्सेप्ट जो है वो बयान करने की कोशिश की है। हमारा जो है वो हमारी ये प्रैक्टिस है कि हम 15 दिन से ज़्यादा, फॉर दैट मैटर, कि मुहर्रम के आने से पहले उस जो भी गोश्त होता है उसको ख़त्म करते हैं। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि 7 to 8 डेज़ में कुर्बानी का गोश्त हम ख़त्म कर देते हैं। तो उसको कम से कम रखना है, क्योंकि कुर्बानी आपने की, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगले 6 महीने वही गोश्त खाना है। आपको चाहिए, सबसे अहम ये है कि वो गोश्त की ग़िज़ाइयत हर जितने भी अच्छे बेशक -18 में आपने उसको फ्रीज़ किया हुआ है, लोड शेडिंग होती है, उसके अलावा भी उसके अंदर जो है उसकी वो ग़िज़ाइयत हर दिन के साथ कम होती जा रही है। वो बताया अभी, जैसे भट्टी साहब ने भी कहा कि प्रेफरेंस तो ये है कि आप खत्म करें और खाएं। उसका टेस्ट भी हर दिन के साथ कम होता जा रहा है। आप फ्रेश गोश्त जिसको आपने बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं किया उस वक्त कुकिंग करते हैं, और उसके बाद आप 3 दिन के बाद कुकिंग करते हैं, तो आपको खुद जायके का एक फ़र्क आता है। दूसरी जो एहतियात मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम मिसाले यूज़ करें। इस वक्त जो सीज़न है, आपको पता है कि 45-46 डिग्रीज जो है वो टेम्परेचर है, और हर दूसरे शख्स को ईद के ऊपर अभी भी डायरिया के, गैस्ट्रो के इश्यूज जो है ना वो सामने आ रहे हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि आप एक तो उसमें ऑयल और घी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूसरे मसाला जात ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और तीसरा ये है कि गोश्त खाने के बाद आप समझते हैं कि मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और ये फौरी तौर पर हज़म हो जाएगा। आपको एक तो कम खाना चाहिए, दूसरा उसके बाद वॉक करें, और अगर आपको कहीं पे पानी की इंटेक लेनी है, सीज़न इस तरह का है, तो आप कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय आप प्रेफर करें कि आप नींबू पानी पिएं। और कहीं पे गोश्त को पकाने जब उसकी गार्निशिंग आप कर रहे होते हैं तो उसमें भी नींबू का इस्तेमाल और अदरक का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। वो आपको जो है हाजमे में भी मदद देगा
और आपके लिए जो है वो ज़्यादा अफादियत का, ग़िज़ाइयत के हवाले से भी ज़्यादा अफादियत का। मुझे लग रहा है आप डीजी फूड के साथ साथ फूडी भी हैं, आप खाने के शौकीन हैं, आपको इसलिए बहुत सी चीज़ें पता हैं। बड़ी साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन चूँकि हम जब जिक्र कर रहे हैं फ्रीज़ करने का, और सर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है जिन लोगों ने कुर्बानी की वही फ्रीज़ करें। जिन लोगों को साल के साल गोश्त खाने को नहीं मिलता और जब कुर्बानी के दिन उनको कई जगहों से गोश्त आ जाता है, तो बजाय इसके कि वो ख़त्म करने के हमारे हाउस होल्ड हेल्पर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें आके रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने फ्रीज़र में ना साड़ा गोश्त रख लो, असी 15-15 दिन बाद एक पैकेट काट के, मतलब एक पोर्शंस में वो खाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये टिप्स बड़ी हेल्दी होंगी। और फिर ऐसे लोग तो हैं ही जिन्होंने खुद कुर्बानी की और वो कहते हैं हम अपना पूरे का पूरा पोर्शन सेव कर दें, तो मैं उससे थोड़ा सा पहले आऊँगी कि इसको फ्रीज़ करने से पहले क्या करना है, क्या उसको सिरके से धोना है, क्या उसको पानी से धोना है, या क्या तरीक़ेकार हाफ़ डन अगर करना है तो उसमें क्या क्या शराइत हैं, ताकि लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएं। उस पर मैं बात करूँगी। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हम लाहौरी ना बड़ा खुश होते हैं जब कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, कोई अच्छी चीज़ हो रही होती है और फिर उसकी पब्लिसिटी होकर हम देखते हैं ना, जब शहर में डिफरेंट जगहों पर फ्लेक्सेस लगी हो, प्रमोशन हो रही हो, कहते हैं वाह यार ये डिपार्टमेंट तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और सर डीजे साहब, आपका डिपार्टमेंट जो है वो अभी आजकल एक बड़ी उसकी कैंपेन चल रही है, फूड सिक्योरिटी, फूड वेस्टेज को फूड सिक्योरिटी में कन्वर्ट, तो वो कैंपेन का थोड़ा सा बताइएगा क्या होगा, और हो सकता है ईद पर ये लाहौरियों को काफ़ी हेल्प भी करे। देखिए, वो कैंपेन बेसिकली जो है ना, वो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का हुक्म है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, के आप खाएं और पिएं लेकिन ज़ाया नहीं करें। ज़ाया करने से मना किया गया है, फजूल खर्ची करने से मना किया गया है। इसी चीज़ को बेस बनाते हुए और एक जजमेंट थी जस्टिस जवाद हसन साहब की, जिसमें उन्होंने एक्सेस जो फूड है उसके डिस्पोजल के हवाले से जजमेंट दी है कि आपने वो खाना गरीबों में तकसीम करना है। बेसिकली कॉन्सेप्ट उसके पीछे भी इसी आयत का था। तो पंजाब फूड अथॉरिटी क्योंकि रेगुलेटर है, हम मैरिजेस हॉल्स हैं, इसी तरह से रेस्टोरेंट्स हैं और फूड बिज़नेस डिफरेंट तरह से हैं, उन सब की रेगुलेशंस कर रहे होते हैं, उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो हमने फिर इस कैंपेन को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हम अवेयरनेस के ज़रिए से हम रेस्टोरेंट्स एसोसिएशंस के साथ मिल के बैठे, हमने दोबारा से अपने SOPs बनाए कि जो है ना वो फूड जो वेस्ट हो जाता है, स्पेशली जब हम किसी बफे पे होते हैं, तो उसको हमने किस तरह से चैनलाइज करना है और उसको गरीबों को देना है। ठीक है, तो आप लोग बेसिकली प्लेटफॉर्म, वो ब्रिज का रोल प्ले बिल्कुल प्लेटफॉर्म उसका कर रहे हैं या बैंक्वेट हॉल्स, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें हम एनफोर्समेंट्स को भी सख्त कर रहे हैं और हम अपनी जो एक रेटिंग होती है डिफरेंट होटल्स या रेस्टोरेंट्स की, उसके अंदर भी ये चीज़ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि जिसकी फूड वेस्टेज सबसे कम होगी हम उसको ज़्यादा जो है ना वो मार्क्स देंगे। ठीक है, तो इसका सारी कैंपेन का बेसिकली मकसद जो है वो यही है कि हमने एक तो खाने को वेस्ट होने से बचाना है। पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन $940 बिलियन का सालाना खाना वेस्ट होता है और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन $4 बिलियन का खाना जो है वो वेस्ट होता है। वो 4 बिलियन को खाना नहीं मिलता, वही $4 बिलियन का खाना जो हम वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम उसको गरीबों को नहीं खिला सकते? तो सर इसके लिए थोड़ा सा, चूँकि टाइम भी हमारे पास कम है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी इस पे इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर दें कि अगर किसी ने खाना खाना है वो वाला, तो उसके लिए फिर आपने आगे फर्दर थर्ड स्टेप में क्या काम किया कि किस तरह वो खाना गरीबों तक पहुँचे? देखिए, वो इस तरह से है कि जो हम मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बाहर जो है वो फ्रीज़र्स और फ्रिज जो है ना वो रखवा रहे हैं। जो खाना बचेगा वो बड़ी अच्छी सी पैकिंग के अंदर वो वहाँ पे रख दिया करेंगे और जिसको भी ज़रूरत है वो उसको ले जाया करेंगे और उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी के पास आएगा कि हमें पता हो कि कहाँ पे कितना खाना जो है कितने अच्छे तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ किया गया। तो हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि
चैनलाइजिंग फूड वेस्टेज इनटू फूड सिक्योरिटी, कि हमने इसको जो फूड वेस्ट होना था इसको जो गरीबों के लिए फूड सिक्योरिटी है उसकी तरफ किस तरह से चैनलाइज करना है। वेरी वेरी अमेजिंग इनिशिएटिव एंड आई रियली होप कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। मोहसिन साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, एक छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं फिर दोबारा हाजिर होंगे। अच्छी वाली बातें जो है ना जो ख़वातीन के इंटरेस्ट वाली हैं ख़ास तौर पर, वो हमने आखिरी ब्रेक के लिए रखी हुई हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब, विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपकी तरफ आ जाऊंगी। हाँ जी, बताएं किस तरह से हम जो है ना वो आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन से फ़ायदा उठा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने पैकेट बनाने हैं तो एक तो गोश्त को हैंडल कैसे करना है, थोड़ा सा ख़वातीन के लिए वो बता दें। दूसरा, हम बड़े मसाले वगैरह भी फ्रीज़ कर लेते हैं, प्याज हाफ डन करके फ्रीज़ कर लेते हैं या टमाटर हाफ डन करके, और 6-6 महीने 3-3 महीने चला रहे होते हैं। इज़ इट फाइन? ख़ासतौर पर ईद के देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बात की कि FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये असूल याद रख लें। अगर आपने फ्रीज करना है, कोशिश करें कि जितना जल्दी उसको कंज्यूम कर सकें। ये नहीं है कि साल हा साल आप रख लें, आपने को अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं डाले हुए हैं, टेम्परेचर वैसा कंट्रोल नहीं होना है। और फिर कई बार ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें ना पीछे चली जाती हैं, वो पीछे पड़ी रह जाती हैं, हम शुरू वाली चीज़ें उठा के यूज़ करते रहते हैं। बिल्कुल। और वो जो होगा वो हेल्थ हैजर्ड हो जाएगा, वो कल को खुदा न खास्ता बीमार करेगा। आप देखें कि जो ईद होती है, ख़ास तौर पे जो बड़ी ईद होती है, बड़ी ईद के बाद गैस्ट्रो के मैदे के अमराज बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। अभी आप बहुत ज्यादा देखिएगा, खबरें आना शुरू हो गई हैं, हॉस्पिटल्स में रश लग गया, मैदे के प्रॉब्लम, गैस्ट्रो के प्रॉब्लम। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इस शदीद गर्मी में कई घंटे गोश्त बाहर पड़ा जो रह जाता है उसको अवॉइड करें। उसको जब आपने फ्रीज करना है तो सिरके से अच्छी तरह धोएं और धो के फिर उसको, और कोशिश करें कि जितना टाइम स्पेंड कम हो टेम्परेचर वाला, कि हाई टेम्परेचर में बाहर उसको पड़ा ना रहने, उसको जितना जल्दी रख लें। फिर इसमें एक और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एहतियात है वो ये है कि हमारा रिश्तेदारों की तरफ जो ख्वाहिशों का जो हिस्सा है वो भी आना है। अब वो भी इस गर्मी में ट्रैवल करके पता नहीं कितनी देर पहले उनकी कुर्बानी हुई थी, हमारे पास कितनी देर में पहुंचा। तो उसमें एक तो वो गोश्त मिक्स नहीं करना कि इधर वाला गोश्त भी अपना भी सारों को इकट्ठा नहीं करना, अलग रखना है। उसका टेम्परेचर अलग है, उसकी एज जानवर की अलग है, उसकी ट्रीटमेंट अलग है, इसलिए इसको अलग-अलग रखें, अलग-अलग उसको कंज्यूम करें। और सिरके से ये होगा कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो मरेगा, और फिर आप उसको टेम्परेचर कंट्रोल करके और जल्द से जल्द कंज्यूम करने की कोशिश करें और अच्छी तरह धो लें, उसमें से खून निकालें। खून जो है ना, ये बहुत बड़ा सबब है गोश्त को बीमार करने का। और जब आप सिरके से धो देते हैं तो आपको नजर आता है कि वो एक एक बोटी जो है वो थोड़ी सी वाइट हो गई है, उसमें से रेडनेस भी कम हो जाती है। तो ये मैंने देखा है घर में होते हुए, मैंने खुद नहीं किया, कल मैंने देखा और मुझे ये याद आया। तो ये एक अच्छी टिप है कि आप सिरके की बोतलें ले लें, उनसे धो के जब रखेंगे तो आपका गोश्त ज़्यादा देर चल जाएगा और अच्छा ठीक ठाक रहेगा। और अब मैं आ जाती हूँ अपने एंड के मैसेजेस की तरफ से। डीजी, मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा मैसेज जो आप लाहौरियों को देना चाहें, और फिर भट्टी साहब आपकी तरफ में आऊँगी। जी सर। दो मैसेजेस हैं। एक तो ये है कि गरीबों का ख्याल रखें और उनका जो गोश्त का शेयर है उनको ज़रूर पहुँचाएँ, बल्कि अपना जो शेयर है जो 3 हिस्से होते हैं उसमें से भी कम करके उन तक पहुँचाएँ ताकि वो भी ईद की खुशियों के अंदर शामिल हों। दूसरा मैसेज ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, कम खाएं क्योंकि सीज़न भी इस तरह का है। अगर आपने ज़्यादा खा लिया और ज़्यादा मसाला जात के साथ खा लिया तो वो आपके लिए गैस्ट्रो का, डायरिया का जो है वो बायस बन सकता है। कम खाएं और खाने के बाद जो है वो वॉक भी करें ताकि वो जल्दी खाना हज़म हो जाए। और खाने को फॉर द सेक ऑफ खाना नहीं खाएं, आई मीन के उसके लिए भी जो है ना आपको भूख की एक फीलिंग, हाँ भूख भी लगना चाहिए और फिर भूख रख के जो है वो खाना खाना चाहिए। और उस वक्त खाना चाहिए कि जब आपको भूख है। ये नहीं है कि आप एक हर जगह पे मिलते जा रहे हैं और वहाँ से भी खा रहे हैं, वहाँ से भी खा रहे हैं। बड़े अच्छे से जानते हैं। थोड़ा सा एहतियात जो है, एहतियात बड़ी ज़रूरी है। और
जितनी एहतियात करेंगे उतनी ही आपकी सेहत जो है वो अच्छी होगी, बेहतर है। और यही जो है ना वो मैं ईद के ऊपर मैसेज देना बिल्कुल सही जी साहब, बड़ा खूबसूरत मैसेज आपने दिया। और इसमें मैं एक अपनी चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँ। आपके मैसेज से मुझे याद आया कि मैंने इस दफ़ा क्या किया कल, कि जिन रिश्तेदारों ने कुर्बानी की उनके घर गोश्त नहीं भेजा, और मुझे ये कहा गया कि नाराज़ हो जाएंगे कि पता लगेगा उनको कि हमारे घर कुर्बानी हुई है गोश्त। मैंने कहा उन्होंने अपनी कुर्बानी नहीं की, उनको क्या चाहिए गोश्त, वो भी मैंने दूसरी तरफ में रख दिया। तो लोग नाराज़ होते हैं, हो जाए, अपनी कॉज के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करें कि अपने हिस्से में से थोड़ा सा पोर्शन निकाल लिया, बाकी सारा बांट दिया और खुश हो जाए। मोहसिन साहब, ये तो मैंने अभी अपनी बात बता दी, मैंने कहा लोग शायद सुन लें, कुछ सीख लें। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लाहौरियों को? आप दोनों ने मेरे हिस्से के जो अच्छे अच्छे पैगाम थे वो दोनों ने बांट लिए हैं। अब आप अपने हिस्से का दें। तो मेरे लिए आपने नहीं छोड़ा। मैं अब आपको एक और दूसरा एंगल दिखाता हूँ। हाँ जी, वो ये करना है कि अगली ईद पर भी आज के ईद में से जिनकी कुर्बानी रहती है वो इस पे अमल कर लें, और अगली ईद में बाकी जो लोग हैं वो अमल ज़रूर करें। जी। वो ये है कि लेदर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और वो रीढ़ की हड्डी है हमारी जीडीपी में, उसका मेजर शेयर है। बिल्कुल। और उसका सबसे बड़ा सोर्स इस कुर्बानी की ईद से आता है। तो अगर आपको याद हो कि आज से कुछ साल पहले जब बड़ी ईद सर्दियों में होती थी तो हमारी खाल बड़ी महंगी, जानवर की खाल, हमारी नहीं, जानवर की खाल बड़ी महंगी बिक जाती थी। अब नहीं बिकती। उसकी वजह क्या है? हम खाल को उतार के गर्मी में एक साइड पे रख देते हैं, और वो खाल जो है उसमें बड़ी तेज़ी से डिके का अमल होता है। अब ये अगर ये इतना बड़ा पीस है ना, उसमें जगह जगह पे सुराख हो जाएंगे। हाँ। वो खाल किसी काम की नहीं रहेगी। आपके सूट का कपड़ा अगर जगह जगह से फट जाए वो आपका सूट नहीं तैयार होगा। तरीका क्या है उसका? तरीका ये है कि आपने खाल की अंदर वाली साइड पे 2 किलो नमक लेके अच्छी तरह मल दें। ओके। और उसके बाद उसे खुली जगह पे, सायादार जगह पे उसे फैला के रख दें। उसे लपेट के शॉपर में ना रखें, और नमक से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाएगी। आपकी खाल जो जाएगी वो मुल्क के काम आएगी। ज़बरदस्त जी। और किसी भी एनजीओ को, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब आप वो खाल देते हैं तो वो आप मेक श्योर करें कि वो इस काबिल है कि वो आगे कहीं यूज़ हो, और उनके लिए भी कोई, जब वो बेचें आगे जाकर तो उनके लिए भी कुछ डोनेशन इकट्ठे हों और पैदे। बड़ा अच्छा मैसेज दिया सर, मुझे पता था आपने एक जो हीरा है ना वो एंड के लिए संभाल के रखा है। वेल, थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप लोगों की तशरीफ़ आवरी के लिए, और ईद आपको एक बार फिर मुबारक हो। और चूँकि आपने अपनी ईद में से हमारे लिए टाइम निकाला तो उसके लिए बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह नए गेस्ट के साथ। कुछ नए चेहरे हमारे साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे होंगे, आपने कहीं नहीं जाना।